या तो खोजकर्ता होगा या फिर क्या होगा, कोई ना कोई आविष्कारक होगा। एक तरफ आप लिख लेंगे खोजकर्ता और एक तरफ आप लिख लो आविष्कारक। आविष्कार करने वाला, बनाने वाला, आविष्कार करने वाला, बनाने वाला। तो एक तरफ लिख लो आविष्कारक और एक तरफ लिख लो खोजकर्ता, ठीक है। और एक तरफ आपको लिख लेना है खोजकर्ता, एक तरफ लिख लिया तो एक तरफ लिख लो खोज और आविष्कार। खोज किसकी, खोज की, और यहां लिख लो आविष्कार, या फिर क्या किया होगा, आविष्कार किया होगा। तो खोज लिख लो और दूसरी तरफ क्या लिख लो, आविष्कार लिख लो। ये एक छोटी सी टेबल बनेगी, ये एक छोटी सी टेबल बनेगी, ठीक है। सबसे पहले लिखो आप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, देखो ट्रांसफार्मर का नाम सबने सुना होगा। सवाल पूछ लिया जाता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है, देखो ये आविष्कार किया गया था, खोज तो नहीं थी। ऐसा थोड़ी कि ट्रांसफार्मर को खोजा गया था, ट्रांसफार्मर का क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि इस ट्रांसफार्मर का आविष्कारक कौन था। खोजकर्ता नहीं पूछेगा आपसे, ट्रांसफार्मर का आविष्कारक पूछेगा। तो अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का आविष्कारक कौन था। सबसे पहले ट्रांसफार्मर को किसने बनाया था, तो उनका नाम आप याद रखना, उस वैज्ञानिक का नाम होगा फेराकोल्ड। फेराकोल्ड, देखो इसी तरीके से आपको याद रखना है। कई बार पूछ लिए जाते हैं आविष्कारक से सवाल, कई बार आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ऐसे कोई भी पूछ लेता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया ट्रांसफार्मर का, कि ट्रांसफार्मर का आविष्कारक खोजकर्ता नहीं होगा, ट्रांसफार्मर का कौन होगा, आविष्कारक होगा। तो ट्रांसफार्मर का आविष्कारक कौन है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, फेराकोल्ड नामक वैज्ञानिक ने किसको बनाया था, ट्रांसफार्मर को बनाया था। अब दूसरा आप लिखेंगे डायनम। दूसरा डायनम, देखो डायनम का नाम आप सबने सुना होगा और मैंने लिखाया भी है आपको डायनम के बारे में। जब मैंने लिखवाया था ऊर्जा का रूपांतरण, की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वहां मैंने आपको डायनम लिखाया था, याद है तो, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये जो डायनम है, ये डायनम का आविष्कार सबसे पहले किसने किया। खोज तो नहीं किया, लेकिन डायनम का आविष्कार किसने किया। मैम ट्रांजिस्टर एंड ट्रांसफार्मर एक ही होता है क्या, नहीं, डिफरेंस है ट्रांजिस्टर में और ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो सबसे पहले डायनम का आविष्कार किसने किया था, माइकल, आपको लिख लेना है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया था, डायनम का आविष्कार किया था। मैंने आपको पढ़ा दिया है डायनम के बारे में पिछले क्लासों में। तो डायनम का आविष्कार किसने किया, माइकल फैराडे ने किया, माइकल फैराडे ने किया। इसके बाद लिखेंगे आप परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया, यानी परमाणु भट्टी का नाम आपने सुना होगा। परमाणु भट्टी जहां पे एटम बम बनाया जाता है, परमाणु बम बनाया जाता है, तो सबसे पहले जो परमाणु भट्टी बनी थी, इस परमाणु भट्टी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। देखो ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। कई बार जैसे कोई पूछ लेता आपको बताओ बल्ब का आविष्कार किसने किया, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो वो तो बेसिक, वो तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे तो हमें याद है, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि ट्रांसफार्मर को किसने बनाया था, फेराकोल्ड ने बनाया। डायनम को किसने बनाया, माइकल फैराडे ने बनाया। तो परमाणु भट्टी को किसने बनाया था, तो आपको आंसर याद रखना है एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी, आपको आंसर क्या याद रखना है, एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया था, परमाणु भट्टी का आविष्कार किया था। बिल्कुल, परमाणु भट्टी में हम किसको काम में लेते हैं, यूरेनियम को काम में लेते हैं परमाणु बम बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है परमाणु भट्टी का खोजकर्ता या फिर आविष्कारक कौन होगा, एनरिको फर्मी होगा, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे तड़ित चालक। तड़ित चालक, तड़ित चालक, कि तड़ित चालक, तड़ित चालक का मतलब समझ गए, तड़ित का मतलब समझ गए, जो बिजलियां चमकती है और उनके कारण जो चालकता दिखाते हैं, उनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो सबसे पहले तो आपको तड़ित चालक का मतलब ही समझना है कि तड़ित चालक क्या होते हैं। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे फ्रैंक हीटल।
फ्रैंक हीटल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसका आविष्कार किया था? तड़ित चालकों का आविष्कार किया था। फ्रैंक हीटल नामक वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया? तड़ित चालकों का आविष्कार किया। सब कुछ सही तो चल रहा है कि एक बार जवाब दो मुझे, सब कुछ सही चल रहा है? कोई भी स्टूडेंट एक मुझे बता दो कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। फैराडे विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। राहुल जी विद्युत फ्लक्स का मात्रक, चलो ठीक है। तो आपको लिख लेना है तड़ित चालक का आविष्कारक कौन था? फ्रैंक हीटल था। परमाणु बत्ती का एनरिको फर्मी, डायनम का माइकल फैराडे और फेराकोल्ड का आविष्कारक कौन था? ट्रांसफार्मर था। इसके बाद आप लिखेंगे गति के नियम किसने दिए थे? गति के नियम किसने दिए थे? सबसे पहले देखो, अब खोजकर्ता आ जाएगा तो देखो गति के नियम, अब गति के नियम के खोजकर्ता आएगा, आविष्कारक नहीं आएगा, क्योंकि गति के नियम को बनाया थोड़ी गया था, गति के नियम को तो खोजा गया है, गति के नियम को तो खोजा गया है। ठीक है, तो गति के नियम को किसने खोजा था? सबसे पहले हम बहुत बार पढ़ चुके हैं न्यूटन के गति के नियम। हम क्या पढ़ते हैं? न्यूटन के गति के नियम। तो आपको याद रखना है गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। तो एक बार जो मैंने 5-6 नाम लिखे हैं उनको आप रिवाइज करो, फिर आगे चलते हैं। आपको रिवाइज ऐसे ही करना है। ट्रांसफार्मर का आविष्कारक फेराकोल्ड, डायनम का आविष्कारक माइकल फैराडे, परमाणु भट्टी का आविष्कारक एनरिको फर्मी, तड़ित चालक का आविष्कारक फ्रैंक हीटल और गति के नियम किसने दिए थे? तो आप क्या कहेंगे? न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, इसके बाद लिखो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? मैं इनको यहीं से मिटा देती हूं ताकि मुझे बार बार टेबल नहीं बनानी पड़े। देखो आपने पढ़ा होगा सापेक्षिकता का सिद्धांत, ये किसने दिया था? सवाल पूछ लिया जाता है। चलो नेक्स्ट, खोज लिखेंगे सापेक्षिकता का सिद्धांत। अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सापेक्षिकता का सिद्धांत सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? बिल्कुल सही है राहुल जी, सापेक्षिकता का सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? आइंस्टीन। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो आपको खोज और आविष्कार दोनों पता होनी चाहिए। तो सापेक्षिकता का एक सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत की क्या की गई थी? खोज की गई थी। तो सापेक्षिकता के सिद्धांत के खोजकर्ता कौन हो गए? आइंस्टीन हो गए। कौन हो गए? आइंस्टीन। इसके बाद एक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, पलवन का सिद्धांत। देखो ये सारे सिद्धांत हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें कम से कम इनका बेसिक तो याद हो। मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ, हाँ बिल्कुल, E बराबर mc², ऊर्जा और प्रकाश के वेग के बीच में संबंध बताया था आइंस्टीन ने, और एक समीकरण निकाली थी। वो समीकरण क्या थी? E = mc²। ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। एक आपने नाम सुना होगा पलवन का सिद्धांत, पलवन की थ्योरी। देखो पलवन की थ्योरी किसने दी थी? आर्किमिडीज ने। ऐसे नाम सुना होगा, आर्किमिडीज का पलवन सिद्धांत, आर्किमिडीज का पलवन सिद्धांत, ऐसे नाम सुना होगा, आर्किमिडीज का पलवन सिद्धांत। आप टेबल बनाते जाना मेरे साथ साथ। तो पलवन का सिद्धांत कौन सा वैज्ञानिक देके गया था? आर्किमिडीज देके गया था। याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूटन के गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। और पलवन का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे, चलो ये तो आप बता ही दो, विद्युत आवेश की खोज किसने की थी? विद्युत आवेश मैंने पढ़ा दिया है, कोई भी एक स्टूडेंट जल्दी से आंसर दो कि विद्युत आवेश की खोज किसने की थी और ये किसने बताया था कि विद्युत आवेश, मतलब विद्युत आवेश के बारे में किसने बताया था कि ये 2 प्रकार के होंगे, एक धनात्मक होंगे और एक ऋणात्मक होंगे। मैंने आपको नोट लगा के लिखवाया था जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपको पढ़ाया है, वहां मैंने बताया था कि विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? अंजन कुमार जी, बिल्कुल सही है आपका। सुनील जी का भी सही है। अरे थेल्स ने बताया था, आवेश की खोज की थी, लेकिन आवेशों के बारे में जो व्याख्या की थी विद्युत आवेश के बारे में, वो किसने की थी? फ्रैंकलिन ने की थी। और पूरा नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नोट डाल के लिखवाया था मैंने, तो आप इसका लिख लेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहां हो गया बेंजामिन फ्रैंकलिन,
बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने विद्युत आवेश के बारे में कंप्लीट व्याख्या की थी कि ये धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया? विद्युत आकर्षण का नियम, विद्युत आकर्षण का नियम, विद्युत आकर्षण का नियम। देखो मैंने पहले ही बोल दिया था, ऐसी बातें आपको याद रखने वाली है, ये बातें आपको याद रखनी है। देखो अंचन कुमार जी का ये भी बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है विद्युत आकर्षण का नियम, या फिर कूलाम का नियम जो हम पढ़ते हैं, तो ये नियम किसने दिया था? कूलाम दिया। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया? कूलोम, हम कूलोम बोल सकते हैं या फिर कूलाम ने दिया, कूलाम के द्वारा दिया गया विद्युत आकर्षण का नियम, जिसे हम कूलाम के नियम से पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ये तो बहुत बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट लगा लेना, इंपोर्टेंट लगा लेना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? इंपोर्टेंट लगा लेना, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? हाइजेन ने, चार्ल्स ने नहीं दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेन बोलते हैं इसको, हाइगेंस, हाइजेंस भी बोलते हैं कोई, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है हाइगेंस ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। फिर यहीं पे पूछ लिया जाता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ये दोनों हमें कंफ्यूज करवाते हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? पता है किसी को? देखो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेन ने दिया। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, हाइगेन ने क्या कहा था कि प्रकाश क्या है? एक तरंग है। हाइगेन ने क्या कहा कि प्रकाश एक तरंग है, लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन। न्यूटन ने क्या बताया कि प्रकाश एक कण के रूप में आगे बढ़ता है। दोनों बातें हमें कंफ्यूज करवाती है। हम क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की क्या होती है? द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति में सबसे पहले प्रकाश की तरंगीय प्रकृति को समझाने के लिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत आता है, और प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन देता है? हाइगेन देता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन देता है? हाइगेन देता है। और प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है वो कौन देता है? न्यूटन देता है। ये बातें आपको याद कर लेनी है। देखो जितने भी बातें हमने पीछे लिखी है, ट्रांसफार्मर को किसने खोजा, इसके बाद डायनम के बारे में किसने बताया? न्यूटन के नियम, ठीक है। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। पलवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया। विद्युत आवेश की व्याख्या किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया? कूलाम ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेन्स ने दिया। और प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। ऐसी बातें आपको याद रखनी है। अब आपसे पूछ लिया जाता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? मैं कहां लिखूं? मिटा देती हूं इनको। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो आपको एक वैज्ञानिक का नाम पता होगा, बताओ जल्दी से। प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम होते हैं, न्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। प्रकाश का अपवर्तन का नियम पढ़ते हैं ना, न्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है वो सबसे पहले किसने दिए? स्नेल ने दिए थे। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? स्नेल के अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं ना, स्नेल का नियम पढ़ते हैं। एक हेडिंग लिखते हैं स्नेल का नियम। क्या हेडिंग लिखते हैं? स्नेल का नियम। तो आपको लिख लेना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम डैश लगा के लिख लेना स्नेल। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने क्या दिए थे? प्रकाश के अपवर्तन के नियम दिए थे। सानवी जी गुड इवनिंग। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने क्या दिए थे? प्रकाश के अपवर्तन के नियम दिए थे। प्रकाश की गति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? प्रकाश की गति,
प्रकाश की गति के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम लाइट वाला चैप्टर शुरू करेंगे तो ये चीजें हमें बार बार में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रकाश का अपवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। तो आप जैसे ही मैं अपवर्तन की हेडिंग लिखूंगी, फिगो, बिल्कुल सही है, फिगो, 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 अविनाश जी ने सही बताया है। प्रकाश की गति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फिगो ने। और कई बार इसको फिजो भी बोला जाता है। सही है आपका। हम क्या करते हैं कि हमारा प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा है, इंडिया के लोगों का प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा है, प्रोनाउंसिएशन ही हमारा ऐसा है कि हम जी को जी पढ़ लेते हैं, तो फिगो को आप फिजो भी पढ़ लेते हैं, कई बार फिगो को आप फिजो भी पढ़ लेते हैं। तो प्रकाश की गति के बारे में किसने बताया था? फिगो या फिर फिजो ने बताया। चलो, ये तो आप बता ही दोगे, जल्दी से बता देना। विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने दिए? विद्युत प्रतिरोध के नियम, देखो यहां निचोड़ निकल जाएगा दोनों चैप्टर का जो हमने पढ़ा है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने दिए? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड भी सारी चीजें यहां आ जाएगी। विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने दिए? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको पढ़ा दी है, इतना कंफ्यूज नहीं होते। हाँ बिल्कुल, शिवांगी तिवारी जी सही है, अंचन कुमार जी बिल्कुल सही है। ओम्स लॉ, आपने पीएम्स लॉ लिख दिए सुनील जी, बिल्कुल राहुल जी। विद्युत प्रतिरोध के लिए हमने किसके नियम पढ़े थे? ओम के नियम। तो किसने दिए थे? ओम ने दिए थे। ओम ने बताया था कि प्रतिरोध कैसे धारा और विभवांतर का संबंध होता है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विभवांतर बटे धारा। ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं, बट इतना रिमाइंडेड करना है। विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने दिए थे? ओम नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। अब आपको ये तो पता ही होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ये तो पता है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? क्या हुआ राहुल जी? बिल्कुल न्यूटन ने। तो ये तो आपको पता ही है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। अब आप इनको रिवाइज करो एक बार, मैं मिटा रही हूं ये चीजें। मैं आपसे जब टेस्ट में पूछूंगी तो आपको पता होनी चाहिए। सारे एक साथ तो लिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि एक साथ लिखवाऊंगी तो मेरे को खुद को भी कंफ्यूज होगा, तो कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए सारे एक साथ नहीं लिखने हैं, कुछ कुछ लिखने थोड़े थोड़े। कितना टाइम हो गया है? 25 मिनट हो गई है क्या हमें पढ़ते हुए? जल्दी करो भाई। अब चलो थोड़ा अलग पढ़ेंगे। अब आप हेडिंग लिखो, विद्युत यंत्र व उपकरण। वैज्ञानिक यंत्र लिख सकते हैं आप, वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण हेडिंग लिखेंगे। थोड़ा सा अलग, ये भी हमें याद होना चाहिए। वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण। नाइट कल शुरू करेंगे, उससे पहले हमें ये चीजें पूरी पढ़नी है। एक क्लास थोड़ी स्पेशल होनी चाहिए, कुछ अलग पढ़ाया जाए। आपको हेडिंग लिखनी है वैज्ञानिक यंत्र या फिर उपकरण। एक तरफ आप टेबल बनेगी, एक तरफ आप लिख लो यंत्र या उपकरण, यंत्र या उपकरण, और एक तरफ लिख लो उनके उपयोग। एक तरफ लिख लेंगे उनके उपयोग किस में किया जाता है। यहां से सवाल बहुत बार पूछा गया है। नेट प्रॉब्लम है क्या हुआ? यहां से सवाल बहुत बार पूछा जाता है उपकरणों से, पता भी होगा आपको। अगर आपने एग्जाम्स दे रखी है 5-10 जितनी भी दे रखी है तो नोटिस किया होगा, बार बार हम एग्जाम्स देते हैं, ट्राई करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कहां से कितने सवाल आते हैं।
जैसे सबसे पहले उपकरण का नाम मैं लिखती हूं और आपको उसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। पहला उपकरण लिखेंगे आप अल्टीमीटर, अल्टीमीटर लिख सकते हैं, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग कहां किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग कहां किया जाता है? नहीं दी ना तो कोई बात नहीं है, रागिनी जी लेट हो गई है, आप लेट हो गए हो। अल्टीमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? अब सवाल पूछा जाता है कई बार, अल्टीमीटर खेत में, राहुल जी ना ना, वो अलग होता है, उसकी बात नहीं कर रही मैं। बिल्कुल सुनील जी, अल्टीमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? विमानों की ऊंचाई का मेजरमेंट करने में। तो आप लिख लेंगे उपयोग में विमानों की ऊंचाई मापने में। विमानों की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, इससे तो पता चल रहा होगा ऑडियोमीटर का उपयोग कहां किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा होगा। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर का उपयोग कहां किया जाता है? आप लिख लेंगे ध्वनि की तीव्रता के मापन में। ध्वनि की तीव्रता के मापन में, जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, तो ध्वनि की तीव्रता के मापन में हम किसको काम में लेते हैं? ऑडियोमीटर को काम में लिया जाता है। थर्ड लिखेंगे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, देखो नाम सेम से है इसीलिए हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग कब किया जाता है? जल्दी कोई भी एक स्टूडेंट बताओ, एनीमोमीटर का उपयोग, एनीमोमीटर का उपयोग। एयर स्पीड, बिल्कुल बलवीर सिंह जी, एयर स्पीड यानी कि वायु की गति के मापन में, वायु की गति के मापन में। एयर स्पीड अगर अपने मापनी है कि कितनी स्पीड से एयर चल रही है, तो उसके लिए हम किसको काम में लेंगे? एनीमोमीटर को काम में लेंगे। किसके अंदर? एयर स्पीड के अंदर। फोर्थ लिखेंगे आप एरोमीटर। एरोमीटर, एरोमीटर का उपयोग कहां किया जाता है? कोई भी बताओ। एरोमीटर का उपयोग, एनीमोमीटर का उपयोग तो एयर स्पीड में किया जाता है। अब देखो नाम थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि वायु से संबंधित ही है, एरोमीटर से संबंधित, एयर से संबंधित है। तो एरोमीटर का उपयोग हम कहां करते हैं? तो आप लिख लेंगे गैसों के बाहर, गैसों के बाहर या घनत्व को मापने में, डेंसिटी। गैसों के भार या घनत्व को मापने में। अल्टीमीटर रिवाइज भी करते जाना, विमानों की ऊंचाई मापने में, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में, एनीमोमीटर वायु की गति के मापन में, एरोमीटर गैस के भार या घनत्व को मापने में। ठीक है, फिर आगे लिखो। पांच नंबर पे एस्केलेटर। एस्केलेटर का उपयोग कहां किया जाता है? एस्केलेटर का उपयोग डेंसिटी ऑफ वायु। हाँ रागिनी जी, एस्केलेटर का उपयोग कहां किया जाता है? एस्केलेटर का उपयोग कहां किया जाता है? स्पीड इंक्रीज किनकी की जाती है? चलने वाली सीढ़ियां नहीं होती क्या? जो लाइट से चल रही होती है, यांत्रिक सीढ़ियां जिनको बोलते हैं, उनकी संख्या मापने में चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियों में उपयोग करते हैं एस्केलेटर को।
हाँ, हाई स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपका सही है, एस्केलेटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन स्पेशली जो एस्केलेटर लगाया जाता है वो लगाया जाता है यांत्रिक सीढ़ियों में, यांत्रिक सीढ़ियों में। एस्केलेटर क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, एस्केलेटर का उपयोग यांत्रिक सीढ़ियों के अंदर। चलो, ये तो आपको पता ही होगा, ओडोमीटर। अगर गाड़ी वगैरह चलाई है तो पता ही होगा ओडोमीटर क्या करता है। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर क्या करता है, बताओ किसी को पता है तो। ओडोमीटर देखो कंफ्यूज करा सकता है, ऑडियोमीटर और ओडोमीटर। स्पीड, दूरी, स्पीड नहीं दूरी, रागिनी जी ने सही कहा है, दूरी, डिस्टेंस। स्पीड में नहीं आएगी ओडोमीटर में। गाड़ी वगैरह नहीं चलाई क्या, उसमें बताता है ना कि इतने किलोमीटर चल गए, बाइक वगैरह जो भी आप व्हीकल यूज करते हो तो उसमें बताता है ना कि इतने किलोमीटर हम चल गए हैं। गाड़ी की गति नहीं मापता मोनू जी, दूरी मापता है, डिस्टेंस। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी का मापन, जो घड़ी लगी होती है उसमें बताता है ना, डिस्टेंस का कैलकुलेशन करता है, उसमें जो लगा होता है जो डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है वो ओडोमीटर होता है। तो आप लिख लेंगे वाहनों द्वारा तय की गई दूरी का मापन, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी का मापन, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी का मापन किससे किया जाता है, ओडोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे बैरोमीटर, पता होगा, नाम से याद आ गया होगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, बैरोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, आप क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय दाब का मापन रहता है, सबको पता है ये, वायुमंडलीय दाब का मापन। वायुमंडलीय दाब का मापन कौन करता है, बैरोमीटर करता है। वायुमंडल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मापन किसके द्वारा किया जाता है, बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। अब लिखेंगे आप बैरोग्राफ, 8 नंबर पे। बैरोग्राफ क्या करता है, बैरोग्राफ क्या करता है, तो बैरोमीटर से रिलेटेड है। बैरोग्राफ किससे रिलेटेड है, बैरोमीटर से रिलेटेड है। तो बैरोग्राफ क्या करता है, वायुमंडलीय दाब में, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का मापन, परिवर्तन का मापन कि वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, इसके लिए हम किसको काम में लेते हैं, बैरोग्राफ को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं, बैरोग्राफ को काम में लेते हैं। अब एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, ये चीजें याद हो जाएगी आपको। देखो आपको ये चीजें याद करने वाली, मैंने पहले ही कहा था आपको याद करने के लिए काम में बस ऐसे मान लो तो रटना है। वैसे तो आप इनको अपनी डेली लाइफ से भी जोड़ सकते हो। अब कुछ चीजें तो ऐसी है जो हमने बार बार में यूज की है, अब हमें पता ही नहीं है, बस हमें याद नहीं है, हम टेक्निकली उन चीजों को नहीं जानते बट हमने यूज किया है। अब ध्यान से देखो, आप उधर उपयोग मत देखना, इनके नाम याद रखो। जैसे अल्टीमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, अल्टीमीटर, तो नाम आते ही पता आ जाना चाहिए कि अल्टीमीटर का उपयोग विमानों की ऊंचाई मापने में किया जाता है। फिर आपसे पूछा जाए ऑडियोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ऑडियो क्या होती है, आपको पता है, साउंड। ऑडियो में क्या आती है भाई, वीडियो में तो पिक्चर आती है, पिक्चर प्लस साउंड आती है, और ऑडियो में क्या आती है, साउंड आती है। तो ऑडियोमीटर क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है।
फिर एनीमोमीटर क्या करता है, आपसे क्या पूछा जाता है, एनीमोमीटर क्या करता है, तो आपका आंसर क्या आता है, एयर स्पीड को मापता है कौन, एनीमोमीटर। एरोमीटर क्या करता है, तो आप क्या कहेंगे, एरोमीटर क्या करता है, जो गैस है उसका जो भार है, वेट है, प्लस उसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, उसका क्या करेगा, मापन करेगा। फिर एस्केलेटर क्या करता है, एस्केलेटर क्या करता है, हमें पता है कि स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन मोस्टली यूज किसमें किया जाता है, जो यांत्रिक सीढ़ियां हैं उसमें किसको उपयोग करते हैं, हम एस्केलेटर का उपयोग करते हैं। फिर पूछा जाता है ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर क्या करता है, वाहनों द्वारा तय की गई जो दूरी है, वे कितने डिस्टेंस हम चल गए, 5 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर चले, तो वहां पे किसको काम में लेते हैं, ओडोमीटर को काम में लेते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा कि हमारे फोन में भी ओडोमीटर आता है, देखा होगा सबने, हमारे फोन में भी ओडोमीटर आता है, जिसमें हम क्या देखते हैं, भाई हमने कितने कदम चले हैं, वो कदम मापता है। देखा होगा, आपके फोन में भी होगा, यूज भी किया होगा कि आज हमने कितनी दूरी तय की और हम कितने कदम चले, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो ये ओडोमीटर आजकल हमारे फोनों में भी आने लग गया है, फोन्स में भी आता है। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब का मापन करता है, और बेरोग्राफ क्या करता है, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का मापन करता है। ये कौन करेगा, बैरोमीटर करेगा। क्लियर है? चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इनको मिटा देती हूं ना, चलो इनको मिटा देती हूं मैं, आगे फिर लिखती हूं। आठ हो गए हैं, 8 आपको पूरे याद होने चाहिए। नेक्स्ट 9 नंबर पे आ गए हम। 9 नंबर पे लिखेंगे आप क्रोनोमीटर। पता है क्या किसी को इस क्रोनोमीटर का उपयोग हम कहां करते हैं? क्रोनोमीटर पता है किसी को, क्रोनोमीटर का उपयोग हम कहां करते हैं? कोरोना, कोरोना कैसे बोल रहे हो आप? या टू नो राइट टाइम इन सिप। पानी में जहाजों में सही टाइम का पता लगाने में, सही समय का पता लगाने में किसका उपयोग करते हैं हम? क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर जहाज पानी में है और टाइम क्या हो रहा है, सही टाइम का प्रयोग करने के लिए क्रोनोमीटर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे 10 नंबर पे डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर का उपयोग कहां किया जाता है? बताओ, डायनेमोमीटर इंजन की शक्ति का मापन करता है। इंजन की शक्ति का मापन
इंजन की शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, इस इंजन की शक्ति का मापन कौन करता है, डायनेमोमीटर करता है। तो डायनेमोमीटर का काम आपको याद रखना है, इंजन की शक्ति का मापन। नेक्स्ट लिखेंगे आप इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, अब मैंने स्टेथोस्कोप नहीं बोला है, यहां पे मैंने इलेक्ट्रोस्कोप बोला है। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप पता है किसी को? इलेक्ट्रोस्कोप नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिसिटी में आ जाओ, आवेश। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है। आवेश की उपस्थिति का पता लगाने में, आवेश की उपस्थिति का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज से याद रखेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग कहां किया जाता है, आवेश की शक्ति का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोमीटर, 12 नंबर पे इलेक्ट्रोमीटर, सारे आ जाएंगे, विद्युत वाले चैप्टर के, प्रकाश वाले चैप्टर के सारे एक साथ आ जाएंगे। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग कहां किया जाता है, इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग कहां किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, देखो इलेक्ट्रोमीटर को, इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग लिखेंगे आप विभवांतर के मापन में, वोल्टेज, वोल्टमीटर भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोमीटर को वोल्टमीटर भी बोल सकते हैं आप, लेकिन यहां पे नाम अलग है तो हम कंफ्यूज हो गए, हम कंफ्यूज हो गए नाम अलग होने से। इलेक्ट्रोमीटर को वोल्टमीटर भी कहा जा सकता है, तो इलेक्ट्रोमीटर का काम हो गया विभवांतर या वोल्टेज के मापन में। इलेक्ट्रोमीटर किसको कहा जाता है? अब इलेक्ट्रोमीटर से आपने लिख दिया कि इलेक्ट्रिसिटी के मापन में या फिर इलेक्ट्रॉन के मापन में, लेकिन ऐसा नहीं है, तभी गलत होते हैं सवाल। इलेक्ट्रोमीटर वोल्टमीटर को ही कहा जाता है और इसका उपयोग किया जाता है विभवांतर या फिर वोल्टेज के मापन में। नेक्स्ट लिखो आप एंडोस्कोप। एंडोस्कोप का उपयोग कब किया जाता है? नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है, एंडोस्कोप का उपयोग कहां किया जाता है? एंडोस्कोप का उपयोग कहां किया जाता है? अगर पता है तो आप बता सकते हैं, एंडोस्कोप का उपयोग कहां किया जाता है? बताओ, जल्दी बताओ। एंडोकार्पस में, कोई भी अदर स्टूडेंट, एंडोस्कोप का उपयोग हम कहां कर सकते हैं? या बिल्कुल अशोक जी सही है, सुनील जी बता रहे मानव शरीर की आंतरिक भाग मापने में, सही है। बॉडी चेकअप, लेकिन कैसा होना चाहिए? इंटरनल होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए। आंतरिक भाग मापने में नहीं, आंतरिक भागों की जांच करने में। आंतरिक भागों को मापेंगे नहीं, उनकी जांच करेंगे। तो एंडोस्कोप में आप लिख लेंगे मानव शरीर के आंतरिक भागों की, या फिर अंग लिख सकते हैं, आंतरिक अंगों की जांच में। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच में हम किसको उपयोग करते हैं? एंडोस्कोप को। नेक्स्ट लिखेंगे 14 नंबर पे फेदोमीटर। फेदोमीटर, देखो सारे एक साथ याद तो नहीं होंगे, मेरे को भी नहीं है कि मैं क्रम से लिख दूं सारे, क्रम से तो हमें याद नहीं है, लेकिन इनका उपयोग हमें याद होना चाहिए। उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि आवेश की उपस्थिति का मापन कौन करता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप करता है। तो बस ये याद होना चाहिए, रट्टे नहीं मारने कि आप याद करो क्रोनोमीटर, डायनेमोमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, ऐसे नहीं करना। फेदोमीटर का उपयोग कहां किया जाता है? बताओ जल्दी से।
फेदोमीटर का उपयोग हम कब करते हैं? अच्छा, बता भी दिया क्या? शिवांगी तिवारी जी ने बताया समुद्र की गहराई। अशोक कुमार जी समुद्र की गहराई। अच्छा अच्छा, डेप्थ ऑफ सी। अच्छा, बलवीर सिंह जी। कुलदीप जी, आज की क्लास में आलस बहुत आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी है लेकिन पढ़नी पड़ेगी हमें, लेकिन सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो फेदोमीटर में आप लिख लेंगे समुद्र की गहराई का मापन। समुद्र की गहराई का मापन। आज नहीं तो कल ये बातें हमें पढ़नी ही थी। आज नहीं तो कल हमें ये बातें पढ़नी ही थी। ठीक है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज ही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे 15 नंबर पे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है? बताओ जल्दी से। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ बिल्कुल शिवांगी जी सही है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता का मापन। लिख लो, भूकंप की तीव्रता का मापन कौन करता है? सिस्मोग्राफ करता है। भूकंप की तीव्रता का मापन। रुक जाओ, बस 4-5 और बचे हैं, 4-5 और बचे हैं, फिर आज इतना ही करेंगे। भूकंप की तीव्रता का मापन रिवाइज करो, चलो मेरे साथ साथ, थोड़ा जोश जुनून के साथ। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये बात सुनी होगी आपने। और ये लाइनें बिल्कुल सही है, जो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आती है, एक जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो इन्हीं चीजों से आता है, जो चीजें हम सीखते हैं। हमें वो करना है जो कोई नहीं कर सकता। नामुमकिन काम को मुमकिन करना है, बस। कभी पीछे मत जाओ, हमेशा आगे बढ़ो। 1 कदम 2 कदम, जितने कदम आप बढ़ सकते हो हमेशा आगे बढ़ो, कभी पीछे नहीं जाना। बस दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि यार ये सबसे पहले मैं इस चीज को करने वाला हूं और मेरे से बाद में आएंगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा जोश लेके बैठा करो क्लास में कि हमें ये कंप्लीट करना ही है, या फिर आज हमें ये सीख के जाना ही है। कुछ भी नहीं है ये, बिल्कुल बी फायर इन द एयर। हवा में ही आग लगानी है अब तो। भाई हवा में आग नहीं लग सकती ना, लेकिन आपको तो हवा में ही आग लगानी है। बिल्कुल बलवीर सिंह जी सही बात है आपकी। देखो एक बात बताती हूं आपको, हो सकता है मैंने बताया होगा। एक कवि थे, उन्होंने बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी। उन्होंने लोगों से ये कहा कि तुम्हें जो करना है, तुम्हें मेरी जितनी बुराइयां करनी है ना, तुम मेरे पीठ पीछे करो। भाई सामने से तो कोई करता ही नहीं है ना, हमेशा कहां करते हैं? हमारे पीठ पीछे करते हैं। अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो तो आपको ये बोल दिया जाता है कि ये तो किताबी कीड़ा है, ठीक है। अगर आप कम पढ़ रहे हो तो आपको क्या बोल दिया जाता है? यार क्या इंसान है, कभी बुक लेके नहीं बैठता। ऐसे ही बोला जाता है घर पे, हमारा जो आसपास की सोसाइटी है वहां पे ऐसे ही बोला जाता है। तो उस कवि ने इतना ही कहा कि अगर आपको जितनी बुराइयां वगैरह करनी है वो मेरे पीठ पीछे करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सामने आके करोगे, लेकिन मेरी औकात इतनी है कि मेरे पास केवल एक कलम है। अगर कवि है, अगर लेखक है, तो उसके पास एक कलम है कि मेरे पास केवल एक कलम है। जिस दिन मैंने इस कलम को उठा दी ना, एक लाइन में मैं तेरी औकात लिख दूंगा। उस कवि ने इतना ही कहा था कि जिस दिन मैंने अपनी कलम उठा ली, मैं केवल एक लाइन में तेरी औकात लिख दूंगा।
फिर तू चाहे पूरी साल 10 साल मेरी बुराई मेरे पीठ के पीछे करता रहे, तेरी औकात नहीं है कि तू सामने आके ये करेगा। अब कवि ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसकी जो कलम है वो उसका सबसे बड़ा पावर है। कवि का वो जो कलम होती, कोई भी कवि हो, उसका जो ये कलम है, उसका जो पेन है, वो सबसे बड़ी पावर होती है। और एक स्टूडेंट की पावर भी, हमारी पावर भी ये पेन होती है। ये पेन जिस दिन अच्छा चल गया, ये कलम जिस दिन अच्छी चल गई और सही चल गई, हम सक्सेस हैं। और जिस दिन ये गलत चल गई, उस दिन हम अनसक्सेस हैं। तो ऐसी बातें आपको सीखनी चाहिए कि क्यों कोई अपने आप को, एक कवि ने एक पेन के बलबूते पे अपने आप को इतना पावरफुल बता दिया कि मैं तो केवल एक ही लाइन लिखूंगा, बस उसमें तो तुम्हारी औकात आ जाएगी पूरी। तो आपको भी ऐसा ही बनना है, अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट होना है कि बस मेरे अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकता। मतलब जैसे मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ कि मैं खुद को बोलती हूँ कि मुझे ये मानना चाहिए कि आई एम ए बेस्ट टीचर फॉर साइंस, कि मेरे अलावा कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता। तो आप उतना बेस्ट करने की कोशिश करोगे। आपने किसी को चैलेंज कर दिया और उस चैलेंज को पाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आप करते रहो। तो बस ऐसे ही याद करो, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, हमें तो बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। चलो एक बारी वाइज करो। क्रोनोमीटर क्या कर रहा है? पानी में, जहाजों में सही समय का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद डायनेमीटर क्या करता है? इंजन की शक्ति का मापन करता है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है? एक वोल्ट मीटर की तरह काम करता है और क्या करेगा? विभवांतर का मापन करेगा, ठीक है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बनने ही वाला है, बस उस पर मैं सबको एक बार, सारे नंबर मेरे पास हैं, सबको मैं ऐड कर लूंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एंडोस्कोप क्या करेगा? मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करता है। फेदोमीटर क्या करता है? समुद्र की गहराई का मापन करता है। और सिस्मोग्राफ क्या करता है? भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, ठीक है। ये बातें हमें क्या करनी है? याद रखनी है। चलो एक दो और लिख लो, एक दो और लिख लो, नीचे से मिटा देती हूं या मिटा ही देती हूं। एक दो तो और लिख ही लो। स्फिग्मोफोन, नेक्स्ट लिखेंगे स्फिग्मोफोन। स्फिग्मोफोन, स्फिग्मोफोन क्या करता है? अरे तुम क्यों अपने आप से लड़ रहे हो? क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हो? लड़ना नहीं है किसी को भी। चलो, स्फिग्मोफोन क्या करता है? नाड़ी दर का मापन, जो हमारी पल्स रेट होती है, नाड़ी दर, पल्स रेट। कोई नहीं करेगा गलत मैसेज, सारे पता है मुझे, सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। और करके भी भाई, कोई गलत मैसेज करके क्या कर लेता है? सिंपल सी बात है। कोई गलत मैसेज करके क्या कर लेता है? अरे कोई दो गाली दे गया तो कुछ बिगड़ गया? अगले ने गलत बोला तो उससे उसके संस्कार पता लगते हैं, उसके संस्कार पता लगते हैं उससे। तो मान लो आपने मुझे गलत बोल दिया, बोलते भी हैं, फ्री लाइव क्लास में आपने देखा होगा, गलत बोलते भी हैं, लेकिन उससे मेरे को फर्क पड़ता है, मैं मेरा पढ़ा के ही निकलती हूं। हाँ सानवी चौधरी जी, चलो पहले लिख लो आप।
अब लिखो टेमोमीटर। नेक्स्ट टेमोमीटर, टाइम हो गया है फिर। टेमोमीटर क्या करता है? टेमोमीटर क्या करता है? हाँ बिल्कुल राहुल जी, यू आर राइट। टेमोमीटर क्या करता है? हाँ बिल्कुल मोनू सिंह जी, एक ही बात है, एक ही बात है। टेमोमीटर क्या है? वायुयान की गति मापने वाला यंत्र। वायुयान की गति मापने वाला यंत्र। वायुयान की गति मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? टेमोमीटर होता है। चलो और बाद में लिख लेंगे। टाइम कितना हो गया है? 57 हो गई है। 3 मिनट में आपकी बातें सुन लेती हूँ, इतने काफी है। जो बच गए हैं वो साथ साथ चैप्टर के साथ साथ लिखते जाएंगे, या फिर कभी फिर से ऐसी क्लास का मौका मिला तो फिर लिखा देंगे आपको। और परवीन सिंह जी आ गए हो आप। टोकोमीटर पढ़ा है, टेमोमीटर ही बोलते हैं यार। बलवीर सिंह जी बिल्कुल पहचान लेते हैं स्टूडेंट्स को तो। अच्छा याद रहता है जितेंद्र जी, सबका याद रहता है। क्यों परवीन सिंह जी आप लाइव क्लास क्यों नहीं ले सकते? क्या दिक्कत हुई? करेंगे राजवीर जी। राहुल जी सारे मिलेंगे, सारे मिलेंगे। सानवी चौधरी जी व्हाट हैपन? मैम मेरा एसआई प्रीलिम्स निकल गया है। ओह वेरी गुड। सानवी चौधरी जी बहुत अच्छा। करेंगे, टाइम चेंज भी करेंगे, सारे काम होंगे, धीरे धीरे होंगे। लेकिन परम शून्य ताप क्या होता है? सानवी चौधरी जी मैंने पढ़ा दिया है। परम शून्य ताप वो होता है, अच्छा परवीन सिंह जी उसमें वो कर रहे हैं, अपडेट तो कर रहे हैं। 2 दिन से ये दिक्कत आपकी सही कर रहे हैं। 1 मिनट पर। परम शून्य ताप क्या होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। हाँ राहुल जी बता देंगे लैब असिस्टेंट का। परवीन सिंह जी आपका और सुनील का, मुझे ये दुख की बात ही है, टाइम पे क्लास नहीं हो पा रही है आपकी, बट कोशिश करेंगे, आप टेंशन मत लो बस।